एक दिन एक पति और पत्नी आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। तभी जो पति होता है वो पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम अपने पुराने प्रेमी को अपने घर पर बुलाओ और अपने पुराने प्रेमी के सारी नजरों के सामने उससे संबंध बनाओ। तभी जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी अपने प्रेमी को फोन करती है और उससे कहती है कि आज तुमको मेरे घर पर आना है और आज रात भर हम दोनों मिल करके ऐश करेंगे, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाएंगे। आज जितनी भी तुम्हारी मन की ख्वाहिशें हैं उन सारी ख्वाहिशों को हम पूरा कर देंगे। जैसे ये बात उस पत्नी का जो प्रेमी होता है सुनता है, वो इस बात को सुन करके खुशी से झूम उठता है और फिर वो उस रात को होने का बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, 10 बजे के आसपास वो जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमिका के घर पे आता है। प्रेमिका को अपने आवाज देता है, प्रेमिका दरवाजा खोलती है और प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी प्रेमिका का कमरा होता है, कमरा बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था, बेड बड़ी अच्छी तरीके से लगाया गया था। ये देख करके वो प्रेमी खुश हो जाता है और वो उस बेड पर लेट जाता है। उसकी जो प्रेमिका होती है, जो महिला होती है, महिला आती है और वो अपने उस प्रेमी के साथ में संबंध बनाने लगती है। जैसे वो अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है, उसी के थोड़ी देर बाद जो उस महिला का पति होता है, पति भी उस कमरे में आ जाता है। फिर वो दोनों पति और पत्नी उस प्रेमी के साथ में कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिसे सुन करके आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और उसी फतेहपुर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बकेवर। 3 जुलाई सुबह 8 बजे के आसपास का समय होता है। कुछ लोग जब अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे होते हैं, धान की जो रोपाई होती है उसके लिए जा रहे होते हैं, तो लोगों की नजर पड़ती है कि वहां पर एक कुछ जला सा कोई चीज पड़ी हुई है। लोग उस चीज के पास में जाते हैं, जा करके नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी व्यक्ति की लाश हो, उसे किसी ने बड़ी अच्छी तरीके से जला दिया हो, जो उसके सबूत है वो मिटाने की कोशिश की हो। तभी जो लोग होते हैं, लोग पुलिस स्टेशन पर फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब उस चीज को देखती है तो पूरे तरह से यकीन हो जाता है कि वो किसी व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले उसे मारा गया है और उसके बाद में उसकी जो लाश है उसको जलाने की कोशिश की गई है। जितने भी शव के जो टुकड़े होते हैं, जो बचे हुए मांस के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को, उन हड्डियों को पुलिस एकत्रित करती है और एकत्रित करने के बाद में उन्हें अपने साथ ले जाकर के उन्हें बड़ी ही सुरक्षा के साथ में रखवा देती है। पुलिस को यकीन होता है कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है, ऐसी कोई सूचना लेकर के आता है कि उसके कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मिल रहा है, जो कई दिनों से खोया हुआ है, तो फिर हम इस जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को उस व्यक्ति को दिखाएंगे और उसकी शिनाख्त करवाएंगे। उसी दिन दोपहर के बाद का जैसे ही समय होता है, एक लड़का बकेवर थाने पहुंचता है और बकेवर थाने पहुंच करके वो कहता है कि साहब, मेरा जो भाई है जिसका नाम राहुल है, वो कल शाम से अपने घर से लापता है, अभी तक वो वापस नहीं आया है। तभी जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले जो उस डेड बॉडी के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को उस व्यक्ति को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें नदी के किनारे एक लाश मिली है, हो सकता है कि वो लाश आपके भाई की हो। अब क्योंकि उस लाश को ऐसे तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, तभी जो पुलिस होती है, पुलिस उस राहुल के भाई के साथ में उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और जिससे पुलिस को पता लग जाता है कि यह व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति है, ये उस लड़के का भाई ही होता है जिसका नाम राहुल होता है। अब ये तो पता चल जाता है कि आखिरकार वो व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति राहुल है, पर आखिरकार उसकी हत्या किसने की है और क्यों की है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। तभी पुलिस राहुल के भाई से पूछती है कि क्या आपकी भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर आपके भाई से किसी की कोई दोस्ती थी, वो किससे मिलता था, किससे ज्यादा बातें करता था, किससे मिलता था, आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? तभी जो राहुल का भाई होता है वो कहता है कि साहब, मुझे बस इतना पता है कि मेरा भाई जो राहुल है वो एक सरिता नाम की महिला से बातें करता था। पुलिस अब तुरंत राहुल के जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल का जो नंबर होता है, उस नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद में
उस नंबर का सीडीआर निकलवाती है। जैसे ही पुलिस उस नंबर का सीडीआर निकलवाती है तो देखती है कि उस नंबर से जो लास्ट कॉल है वो जिस कॉल पे किया गया था, जिस नंबर पे किया गया था, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सरिता का ही होता है। पुलिस उस नंबर के थ्रू सरिता के घर पर पहुंचती है और सरिता को अपनी कस्टडी में लेती है, सरिता के पति को अपनी कस्टडी में लेती है। और उसके बाद में जब सरिता से पूछताछ करती है, राहुल का कत्ल तुमने किया है क्योंकि राहुल ने लास्ट बार तुमसे बात की थी होती है और सरिता का पति होता है, वो दोनों लोग तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और फिर वो पुलिस को एक कहानी बताते हैं जिसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। सरिता बताती है कि बकेवर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम राम भवन होता है, राम भवन की उम्र 40 वर्ष के आसपास होती है। आज से करीब 12 साल पहले सरिता की शादी राम भवन से होती है। राम भवन जो अपने घर पर सिलाई का काम किया करता है, सिलाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। इन 12 सालों के बीच में राम भवन और सरिता को 4 बच्चे होते हैं। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परिवार अच्छी तरीके से चल रहा होता है। तभी एक दिन जो राम भवन होता है, राम भवन के घर का पंखा खराब हो जाता है। अब जो राम भवन होता है, राम भवन राहुल को फोन करता है, उससे कहता है कि उसके घर का पंखा खराब हो गया है, उसे ठीक करना है। राहुल राम भवन के घर पर पंखा ठीक करने के लिए आता है और पंखा ठीक करता है और उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। पर कुछ दिनों के बाद फिर एक दिन राम भवन के घर का पंखा खराब हो जाता है। तभी फिर राम भवन राहुल के पास में फोन करता है। राहुल फिर राम भवन के घर पर आता है और वो राम भवन के घर का पंखा सही करता है। पर इस बार राहुल जब राम भवन के घर से जा रहा होता है, तभी जो उसकी पत्नी सरिता होती है, सरिता राहुल से कहती है आप अपना मोबाइल आप जो अपना नंबर है वो हमें दे दीजिए और मेरा नंबर भी आप ले लीजिए, क्योंकि अक्सर वो दुकान पर रहते हैं। घर पर अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर हम आपको फोन कर देंगे और जिससे आप आ करके मेरे घर का जो फैन वगैरह खराब हो जाते हैं उनको आप सही कर दीजिएगा। अब इस तरीके से एक दोनों का नंबर वो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, राहुल जो होता है उसकी शादी नहीं होती है, वो एक कुंवारा लड़का होता है। अब इस तरीके से जब उन दोनों का एक दूसरे के पास में नंबर हो जाता है, तभी एक दिन राहुल सरिता के पास में फोन करता है और फोन करने के बाद में उससे कुछ देर बातें करता है। अब इधर जो सरिता भी घर पर अकेली रहती है, क्योंकि जो उसका पति राम भवन होता है वो अपने काम पर बिजी हो जाता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल चले जाते हैं, सरिता का समय नहीं कटा करता। तब वो भी अब राहुल के पास में फोन कर देती है और फोन करके फिर इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, बातें बढ़ती हैं, बातें बढ़ते बढ़ते कब आगे बढ़ जाती हैं ये बात उन्हें खुद मालूम नहीं होती है। और फिर एक दिन उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब जैसे ही एक बार उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं, फिर यह सिलसिला चालू हो जाता है। और फिर जब जब राम भवन अपनी दुकान पर चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब तब जो राहुल होता है, राहुल सरिता के साथ में उसके बेडरूम में उसके साथ में संबंध बनाता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कहते हैं कि दोस्तों ये जो प्यार होता है कभी छुपाया नहीं छुपता है। एक न एक दिन जो सच्चाई होती है वो लोगों के सामने आ ही जाती है। और जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, अब जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग देखते हैं कि अक्सर जो राहुल है वो सरिता के घर पर, राम भवन के घर पर दिन भर उसके घर पर रहता है। तभी अब ये जो चर्चाएं होती हैं वो पास पड़ोस में होने लगती हैं। ये बात धीरे धीरे राम भवन को भी पता लगती है। राम भवन एक दिन अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम राहुल के साथ में नाजायज रिश्ते में हो, राहुल से प्यार करती हो? जो राम भवन की पत्नी सरिता होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोगों की गलतफहमी है। तभी जो राम भवन होता है, राम भवन अपनी पत्नी सरिता को समझाने लगता है, उससे कहता है कि देखो जो आप कर रही हो ये गलत है। हमारे 4 बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की वजह से कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो फिर इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। राम भवन अपनी पत्नी सरिता को समझाता है, उसे डांटता है, दपटता है, जैसा कि लगभग हर पति करता है। अब जो सरिता होती है वो राम भवन से झूठ बोल जाती है और वो कहती है कि आज के बाद मैं कभी भी राहुल से नहीं मिलूंगी। पर दोस्तों कहते हैं कि जिसको एक बार ये लत लग जाती है वो लत इतनी आसानी से छूटती नहीं है। वो अपने पति राम भवन से तो झूठ बोल जाती है कि वो आज के बाद राहुल से नहीं मिलेगी, पर उसके बावजूद भी वो राहुल से मिलना जुलना चालू रखती है। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन समय बीतने के बाद में फिर यह बात राम भवन को पता लगती है कि उसकी जो पत्नी है वो अभी भी राहुल से मिलती है।
अब वो इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए एक दिन समय से पहले दुकान बंद करके अपने घर आ जाता है। और जिस समय वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि जो राहुल है, राहुल उसके घर पर ही उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में होता है। वो उन दोनों को एक साथ देखता है। उस समय वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलता। राहुल चुपचाप अपने कपड़े पहनता है और कपड़े पहन करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद राम भवन अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात जानना चाहता हूं। मैंने आपको इतनी बार समझाया है, आपको इतनी बार बताया है, आज आखिरी बार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर राहुल के साथ में? आप मुझसे प्यार करती हो या फिर राहुल से? अगर आपको राहुल के साथ में रहना है तो फिर मैं आपको ये छूट देता हूं कि आप राहुल के साथ में रह सकती हैं, पर इस तरीके से जो गद्दारी आप हमारे साथ में कर रही हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो होती है सरिता राम भवन से कहती है कि मैं प्यार तो आप ही से करती हूं और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। बस बात यह है कि राहुल है जो कि मेरे पीछे पड़ गया है और मेरा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता है। मैं उसे लाख बार मना करती हूं, मैं उससे बार बार कहती हूं कि वो मेरे घर पर ना आए, मैं उससे दूरी बनाना चाहती हूं। राहुल जैसे ही ये देखता है कि मैं घर पर अकेली हूं वैसे ही वो घर पर आ जाता है और मैं मजबूर हो जाती हूं। तभी जो उसका पति राम भवन होता है, राम भवन के मन में एक ख्याल चलने लगता है और फिर वो उसी दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज तुम राहुल को फोन करो और फोन करके उसे घर पर बुलाओ और आज मेरे सामने अपने प्रेमी के साथ में संबंध बनाओ। मैं देखता हूं कि किस तरीके वो तुम्हारे साथ में संबंध बनाता है। जैसे ये बात उसकी पत्नी सुनती है, सरिता अपने प्रेमी राहुल को फोन करती है और फोन करके उससे कहती है कि आज जो हमारे पति हैं उन्हें एक निमंत्रण में जाना है और आज रात भर वो घर पर नहीं रहेंगे, इसलिए आज रात आप हमारे घर पर आ जाइए और आज रात हम दोनों लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि हम दोनों आज बिल्कुल फ्री हैं, पूरी रात हम दोनों एक साथ में रहेंगे। जैसे ये बात राहुल सुनता है, राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बस इतना इंतजार कर रहा होता हो कि कितनी जल्दी रात का समय हो और वो सरिता के घर पर पहुंचे। जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, राहुल सरिता के घर पर पहुंच जाता है। सरिता जो राहुल का इंतजार कर रही थी, सरिता दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद में उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। राहुल जैसे ही बेडरूम पे पहुंचता है, देखता है कि बेडरूम बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। वहां पर हल्की रोशनी जल रही थी। यह देख करके राहुल खुश हो जाता है। वो सरिता से कहता है कि ऐसा लगता है कि आज, यह देख करके राहुल खुश हो जाता है और वो खुशी से जा करके उस बेड पर लेट जाता है। जैसे वो बेड पर लेट जाता है, उधर जो सरिता होती है, सरिता अपने शरीर के जितने भी कपड़े होते हैं उन कपड़ों को उतारती है और सरिता वो बेड पर लेट जाता है। तभी सरिता उस कमरे में आती है और कमरे में आकर के वो राहुल से प्यार करने लगती है, राहुल के साथ में खेलने लगती है। राहुल को ऐसा लगता है कि जैसे आज सरिता उसके साथ बहुत प्यार करना चाहती है और खेलते खेलते उसे प्यार करते करते जो सरिता होती है वो राहुल के दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा लेती है। राहुल सोचता है कि आज सरिता उसके ऊपर बहुत प्यार निछावर करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ में ऐसा कर रही है। पर जैसे ही सरिता राहुल के दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा लेती है, उसी समय जो राहुल का पति राम भवन होता है, जो कि बाथरूम के अंदर बैठा हुआ होता है, उसी समय वो बाथरूम से निकलता है और सीधे उस रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आता है, सरिता उसके हाथों को दबा कर रखती है और उसी समय राम भवन राहुल की गर्दन को कस देता है और इतनी देर तक कस के रखता है जब तक राहुल के प्राण नहीं निकल जाते। अब वो दोनों मिल करके राहुल की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में करीब आधे घंटे का समय बीतता है। वो दोनों बैठकर सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, कहां पर लगाएं, जिससे कि किसी को मालूम न पड़े कि यह हत्या हम लोगों ने की है। उनके मन में विचार आता है। रात के करीब 12 बजे के आसपास का समय होता है। तब जो राम भवन होता है, राम भवन अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और राहुल की डेड बॉडी को वो लोग बीच में रखते हैं और पीछे जो सरिता होती है, सरिता बैठती है और बैठ करके वो बकेवर से उस गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर जाते हैं। 8 किलोमीटर दूर एक रिंद नदी पड़ती है और नदी पर जैसे ही देखते हैं कि सुनसान जगह होती है, सुनसान इलाका होता है, वहीं पर वो राहुल की डेड बॉडी को जमीन पर रखते हैं और उसके बाद में राम भवन जो अपने साथ में एक गड़ासा लेकर के जाता है, वो राहुल की डेड बॉडी को काटता है और काटने के बाद में फिर उसको जलाने की कोशिश करता है और कुछ इस तरीके से जलाता है कि करीब उस डेड बॉडी का 95 हिस्सा जल चुका होता है। और उसके बाद में राहुल और सरिता उस डेड बॉडी के बचे हुए हिस्से को वहीं पर छोड़ करके अपने घर पर आ जाते हैं। पर जैसे ही सुबह का समय होता है, सुबह जब लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई
चीज जैसे यहाँ पर जलाई गई हो, उसकी बदबू आ रही होती है। लोग पास में जाकर के देखते हैं तो एक इंसान की जैसे डेड बॉडी लगती है। लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जब उस डेड बॉडी के पार्ट्स को ला करके अपने पास में रखती है और फिर जब उस राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसका भाई आता है, तब उसके साथ में जब उस डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो ये जो सच्चाई होती है, सच्चाई लोगों के सामने खुलकर आ जाती है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन दोनों का चालान कर देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।